नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी घातिनी। कौन हो तुम? कस्बापुर की मेरी जीजी के घर का दरवाजा खोलने वाली की बेबात मुस्कुराहट मुझे खल गई। उसके दिखाव बनाव की तड़क भड़क भी उस समय पर मुझे असंगत लगी। अभी पिछले ही दिन जीजी अपने पथरी के ऑपरेशन के बाद अस्पताल से इधर अपने घर लौटी थी और मेरे कलकत्ता आवास पर फोन किया था। तुम मेरे पास चली आओ। और मैं सीधे रात की गाड़ी पकड़कर इधर सुबह 10:30 बजे पहुंच गई थी। मैं सुमित्रा हूँ। बदतमीज लड़की ने अपनी कांच की चूड़ियां बजाते हुए ठीठी छोड़ी। आप मेम साहब की बहन हुई? जी जी। मैंने दरवाजा लांघ लिया। पट्टियों वाले अपने सूटकेस को अपने साथ घसीटते हुई जीजी के कमरे के अंदर पहुंच गई। जीजी अपने बिस्तर पर लेटी थी। मुझे देखकर तनिक न हिली न बोली। निस्तेज और निरानंद चुपचाप पड़ी रही। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना मुझे देखते ही उनसे अपना आहत छुपाए न बनता था। कैसी हैं जीजी? कुर्सी खिसकाकर मैं उनके बिस्तर के निकट जा बैठी। ठीक हैं? हल्के से उन्होंने अपना सिर हिला दिया। न नहीं में न हाँ में। टीपू और पीचू से बात हुई? मैंने पूछा। अमेरिका पहले उनका बड़ा बेटा टीपू गया था, 4 वर्ष पहले। फिर अपनी सहकर्मिनी प्रभा से अपनी शादी करवाने जो भारत आया, तो चौथे महीने छोटे भाई पीचू को वहां बुलवा भेजा, पिछले ही वर्ष। हाँ। जीजी ने पहली बार जुबान खोली। कब हुई? कल रात दोनों भाई साथ थे। और प्रभा, वह वहां न थी? मालूम नहीं। जीजी का स्वर समतल बना रहा। प्रभा का नाम सुनकर पहले की तरह भड़की नहीं। मैंने नहीं पूछा। अच्छा किया। मैंने जीजी का हाथ सहलाया। लापरवाही दिखाने वालों की परवाह क्यों करनी? दार्शनिक भाव से जीजी ने सिर हिला दिया। जीजा जी से बच्चों की बात हुई? मैंने गहराई में जाना चाहा। हाँ, हो गई। आप परेशान हो जीजी? नहीं। वे दीवार की तरफ देखने लगी। वह पेंटिंग कहाँ गई? मैंने दीवार को खाली पाकर पूछा। जीजी और जीजा जी इस मकान में पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे। तभी से उस पेंटिंग को मैंने यहीं दीवार पर लगा पाया था। पेंटिंग एक भारतीय नर्तकी की थी, जो अपने एक पैर के सहारे अपने दूसरे सुनम्य लचीले पैर को अपने ललित विभूषित हाथ की ओर बढ़ाती हुई खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह ले गई है। जीजी की जड़ता तोप हो गई, मानो किसी जीवंतता ने उनके अंदर नए प्राण फूंक दिए हों, बिजली की मानिंद। सुमित्रा, मैं उत्तेजित हुई। सब उलट रहा है। जीजी कांपने लगी। दुबड़ू घुमड़ू जिस किसी को मुझसे दबकर चलना रहा, वही दम बदम मेरे दबदबे को पलटा खिला रही है, फेर दिला रही है। तुम परेशान न हो जीजी। मैंने उनकी कलाई चूम ली। मैं सब सीधा कर लूंगी, एकदम पहले जैसा। समस्याओं को अपने हाथ में लेने और उनसे निपटने का मुझे अच्छा अभ्यास है और अनुभव रहा है। 6 भाई बहनों के पिता विहीन हमारे परिवार में ये जीजी बेशक दूसरे नंबर पर रही और मैं तीसरे पर, किंतु 27 वर्ष पूर्व हुए उनके विवाह के उपरांत परिवार का दायित्व उनके कंधों से मेरे कंधों पर ही लुढ़का था। कारण हमारा एकल भाई मस्तिष्क संस्तंभ से आक्रांत रहा और हमारी अल्प शिक्षित माँ गठिया रोगनी। मुझे छोड़कर अब सभी बहनें विवाहित हैं। सबसे बड़ी का विवाह तो इन्हीं जीजी ने अपने विवाह से भी पूर्व निपटा दिया रहा और बाकी बची 2 बहनों को मैंने कर डाला, अच्छे उदार दहेज के संग। शायद सबसे अधिक समस्याएं भी इन्हीं के हिस्से आईं। सभी विवाहित बहनों में सबसे अधिक शिक्षित एवं कमाऊ होने के बावजूद। हमारी छोटी साली साहिबा आई हैं। दोपहर के खाने के लिए अपने दफ्तर से घर आए मनोहर जीजा का स्वागत जीजी के कमरे के दरवाजे से शुरू हो लिया। न ही उनका माथा सिकुड़ा रहा और न ही जबड़े भिजे भिजे। मुझे गहरा अचंभा हुआ। हमारे समूचे परिवार में स्वयं को सर्वोत्कृष्ट मानने वाले इन मनोहर जीजा का घमंड और रूखापन कहाँ लोप हो गया रहा।
कहाँ तो हम में से जिस किसी को देखते ही उन्हें वे तमाम काम याद आ जाया करते थे जो उन्हें और जीजी को हमसे अलग करने में संबंध रखा करते थे, और कहाँ ये सुखद बोल, नमस्कार। मैं अपनी कुर्सी से तत्काल उठ खड़ी हुई। आप कैसे हैं? अपने आचार व्यवहार में शालीनता एवं मर्यादा बनाए रखना मुझे अनिवार्य लगता है। तुम्हारी प्रिय जीजी का ऑपरेशन तो सफल हो गया। पहली बार मनोहर जीजा ने प्रिय के साथ सर्व नहीं जोड़ा, न ही सर्वे सर्वा। जीजी शब्द का उच्चारण भी जिज्जी में बदल नहीं डाला, वरना हम बहनों से बात करते समय वे हर बार इन जीजी का उल्लेख बिगाड़ कर ही किया करते। यह और तुम्हारी सर्वप्रिय जिज्जी वह। जी, मैंने कहा। जीजी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। आप अनुमान लगा रही हैं केवल। मनोहर जीजा ने दिखावटी स्वांग के अंतर्गत अपने हाथ हवा में लहराए और ठठाकर हंस दिए। अपने को भ्रम में डाल रही हैं केवल, वरना यह स्त्री कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। नहीं जीजा जी, मैंने कहा। आपने जीजी का ऑपरेशन बड़ा अच्छा करवा दिया, हम सभी कृता हैं, सभी संतुष्ट हैं, सभी प्रसन्न हैं। सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, सारा जहान मिल गया मुझे। मनोहर जीजा बदले कहाँ थे? वह वही थे, हूबहू वही। मेहमान का खाना मेज पर लगाना है या बहन के कमरे में खाएंगी? तभी सुमित्रा हमारे दरवाजे पर चली आई। वह ताजी नहाई लग रही थी, उसके बाल तेल से चमक रहे थे और चेहरा ताजी क्रीम और लिपस्टिक से। सुबह वाली साड़ी भी उसने बदल डाली थी और एकदम ताजी खुली साड़ी में असाधारण रूप से बनी ठनी और बाकी तिरछी दिखाई दे रही थी। मनोहर जीजा आंखें फाड़कर सुमित्रा को देखने लगे, टकटकी लगाकर एक टक। मैं मेज पर खाऊंगी, निर्णय मैंने ले लिया। मनोहर जीजा के साथ आइए। मनोहर जीजा मेरे आगे हो लिए, सुमित्रा के ऐन पीछे। खाना उसने बहुत मेहनत और चाव से बनाया था। सब्जियों में आलू मेथी में मेथी की पत्ती इतनी बारीकी से बीनी गई थी कि उसकी डंडी ढूंढने से न मिल पाती। बैंगन का भरता इतना अच्छा बना था कि उसमें मिले प्याज, अदरक और टमाटर को अलग अलग देख पाना कठिन था। मूंग की दाल को एक और जहां टमाटर और हरी मिर्च की उपस्थिति देखने में रंगीन बना रही थी, वहीं हींग और हरे प्याज से उसे दिया गया तड़का उसके स्वाद में कई गुना वृद्धि किए रहा। सलाद की विविधता भी अनोखी थी। सलाद उसने 4 जगह परोस रखा था, 2 जगह बड़ी कटोरियों में से, एक में नींबू वाली धनिए की चटनी में उबले आलू अनारदाने के साथ उछाल दिए गए थे और दूसरी में गाजर और मूली को कद्दूकस करके धरा गया था। छोटी 2 कटोरियों में से एक में लाल हो चुके अदरक के महीन कतरे नींबू के रस में डूबे थे और दूसरी में महीन कटी हरी मिर्च सफ़ेद सिरके में। दही ज़रूर सादा था, मगर बहुत बढ़िया जमा था, मीठा और घना। रोटी सुमित्रा ने मनोहर जीजा और मेरे मेज पर स्थान ग्रहण करने पर ही सेकनी शुरू की। 2-2 के एकत्रीकरण में सुमित्रा हमारे पास 3 बार रोटी लेकर आई। पहली बार उसने मनोहर जीजा से पूछा, चपाती कैसी है साहब जी? और खाने से अपना हाथ रोककर मनोहर जीजा ने उसकी प्रशंसा में पाठ पढ़ा। सच कहूँ, इतनी मुलायम, इतनी अच्छी फूली हुई और ऐसी इकहरी बिली हुई रोटी कम अज कम मैंने तो तुम्हारे आने से पहले इस घर में कभी नहीं खाई। और मनोहर जीजा का ध्यान बटाने के लिए मैं पूछ बैठी, इधर आपने कौन सी नई फिल्म देखी जीजा जी? आप जानते हैं, जिस जिस फिल्म को भी आपने सराहा वही वही फिल्म मैंने अव्वल दर्जे की पाई। दूसरी बार उसने पूछा, दाल सही बन पाई साहब जी? और मनोहर जीजा ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर जा गड़ाई। उम्दा है, बहुत उम्दा, एकदम ठीक गली है, न कम न ज्यादा, तनिक भी लापरवाही या बेध्यानी नहीं बरती गई। और मैंने रिक्ति भरी अपने इस प्रश्न से, उधर आई नई किताबों में कौन सी आपको ज्यादा पसंद आ रही है जीजा जी? जाते समय मुझे उनकी सूची लेकर जानी है। जब वह तीसरी बार आई तो मनोहर जीजा के साथ मैं भी अपने प्लेट खाली करने जा रही थी। सभी खाना ठीक रहा साहब जी? उसने अब की बार पूछा और उत्तर में मनोहर जीजा ने मेरी ओर देखकर
जीजी की पाक कला पर खुला व्यंग बाढ़ छोड़ दिया। खाना जब भी प्रेम भाव से बनेगा अच्छा ही बनेगा, प्रेम भाव के बिना बनेगा तो जरूर बिगड़ेगा। मेरे कलेजे पर सांप लौट गया। मैं जानती थी, गृह सज्जा और गृह संचालन के मामले में जीजी जहां अव्वल थी, वहीं पाक कौशल में सबसे पीछे। वास्तव में जिस समय हमारे पिता का देहांत हुआ था, सबसे बड़ी हमारी जीजी उस समय अपने भावी विवाह के सपने सजो रही थी, और ये जीजी अपनी डॉक्टर बनने के सपने दोनों के पूरे हुए थे। किंतु इन्हीं जीजी की बदौलत, इन्हीं की कड़ी मेहनत के बूते, उसी मेहनत के अंतर्गत दिन के अधिकतर घंटे ये जीजी घर से बाहर बिताने पर बाध्य रही थी। और चंद घंटे वह घर पर बिताती भी तो हम बहनें उन्हें रसोई में कैसे घुस लेने देती। किंतु जब भी जीजी की कैफियत में हम यह तर्क मनोहर जीजा को देते, वह तत्काल बोल पड़ते, तुम्हारी यह सर्वप्रिय और सर्वे सर्वा जीजी जितनी रसोईदारी से घबराती हैं उतनी यमराज से भी नहीं। खाना बनाने के नाम भर से इस पर मौत टूट पड़ती है। मेज से उठकर मनोहर जीजा अपनी स्टडी ही में आ गए, अपने और जीजी के शयन कक्ष में नहीं। दोपहर के आराम तथा रात की नींद के लिए अब वे शयन कक्ष में न आया करते। आते भी तो वहां रखी अपनी अलमारी से ताजा धुले कपड़े लेने, या फिर वहां की ड्रेसिंग टेबल के अपने आफ्टर शेव लोशन या कंघा प्रयोग करने। सुमित्रा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी जब इन जीजी के शयन कक्ष के बाथरूम के पिछले दरवाजे से मैं बाहर निकल आई। 4 कदम पर वे सीढ़ियां पड़ती थीं, जिन्हें पार करने पर सर्वेंट क्वार्टर रहा। दबे पांव में वे सीढ़ियां चढ़ ली। क्वार्टर का दरवाजा खुला था, लेकिन उस पर पर्दा था। पर्दा हटाकर मैंने क्वार्टर में प्रवेश किया। सामने वाली दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी जिसका अभाव मैंने इस जीजी के शयन कक्ष में महसूस किया था। वही भारतीय नर्तकी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी, एक पैर के सहारे अपनी सुनम्य लचीले दूसरे पैर को अपने ललित विभूषित हाथ की ओर बढ़ाती हुई। कोने में रखी टीपू और पीचू की बचपन वाली स्टडी टेबल पर रखी थाली पर झुका हुआ एक लड़का खाना खा रहा था। उन्हीं की एक कुर्सी पर बैठकर लड़के की पीठ दरवाजे की तरफ रही। खाना खा रहे हो? मैं उसकी थाली के पास जा खड़ी हुई। वह थाली उस सेट की रही जिसे इन जीजी ने मनोहर जीजा के गांव से आने वाले संबंधियों के लिए रिजर्व में रख रखा था। थाली में रखी कटोरियां मैंने गिनी, वे 5 थीं, लबालब भरी हुई, दाल से, सब्जी से, भरते से, दही से, सलाद से। हाँ, लड़का घबरा कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी उम्र 10 और 12 साल के बीच की रही होगी, और स्कूल की अपनी वर्दी उसने अभी उतारी न थी। शायद वह अभी अभी वहां से लौटा था, क्योंकि उसके कपड़े और माथा पसीने से पूरी तरह तरबतर थे। आप कौन? निक्कर से अपना रुमाल निकालकर वह अपना मुंह पोंछने लगा। तुम्हारी मेम साहब मेरी बड़ी बहन है। आप बैठेंगी? क्वार्टर में रखी दूसरी कुर्सी उसने मेरे निकट लानी चाहिए। नहीं, तुम अपना खाना खाओ। वह अचानक रोने लगा। क्या बात है? मैं हैरान हुई। तुम रोने क्यों लगे? हमारी मेम साहब को आप शिकायत करेंगी। कैसी शिकायत? मैं अनजान बन गई। हमारे खाने की शिकायत। क्यों? क्या यह खाना तुम उन्हें बताए बिना खाते हो, उनसे पूछे बिना? हाँ। अपना रुमाल वह अपनी आंखों पर ले गया। हमारी मम्मी यह खाना नीचे से चुराती हैं। और तुम्हारे पिता, वह कहाँ खाते हैं? 10 साल पहले वह दूर जहाज की नौकरी पर गए थे, वहां से आज तक नहीं लौटे। तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी? वे सभी गांव में रहते हैं। इधर शहर में एक हमारे मामा हैं बस। तुम उनके पास नहीं रहते? नहीं। मामी हमारी अच्छी नहीं, हमें देखकर नाक भौं चढ़ाने लगती है। और तुम्हारी मम्मी, वह अच्छी हैं? अच्छी है, जभी तो हमारे लिए इतनी मेहनत करती है। हमें ऊंचा पढ़ाना चाहती है, ऊंचा उठाना चाहती है। कितना ऊंचा? मैं हंस पड़ी। नीचे वाले साहब जितना ऊंचा पढ़ लिख, हम भी भारतीय पुलिस सेवा में जाएंगे। तुम आराम से खाना खाओ। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं नीचे किसी को कुछ न बताऊंगी। नीचे उतरकर मैं आंगन के दरवाजे से रसोई की दिशा में बढ़ ली। इन जीजी के शयन कक्ष में न गई। रसोई में सुमित्रा झाड़न में अपने हाथ पोंछ रही थी। तुमने खाना नहीं खाया? मैंने अपना स्वर सहज बनाए रखा। नहीं, अभी नहीं। गैस के चूल्हे के पास धरी
एक प्लेट की ओर उसने अपने हाथ बढ़ाए। अब खाऊंगी। उस प्लेट में शायद 3 या 4 चपाती थी, एक साबुत उबला आलू और एक चुटकी नमक। तुमने सब्जी या दाल नहीं ली? मैंने पूछा। नहीं। अपना मुंह फेर कर वह रसोई के वॉश बेसिन की ओर मुड़ ली। नल छोड़कर अपने हाथ वह दोबारा धोने लगी। उसी शाम वह भारतीय नर्तकी इन जीजी की दीवार पर वापस आ लगी, अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ विभूषित हाथ की ओर बढ़ाती हुई। तुमने सुमित्रा को धमकाया क्या? अधीर होकर जीजी ने मुझे घेरना चाहा। नहीं। जादू किया उस पर। मैं बच निकली। कैसे? जादू अपना उद्घाटित करूंगी तो विपर्यस्त हो जाएगा। कस्बापुर वाली 4 दिन की अपनी वह पूरी टिकान मैंने फिर बड़े आराम से गुजारी। मनोहर जीजा अवश्य अशांत एवं असंतुष्ट दिखाई देने लगे थे, मगर इन जीजी की अस्वाभाविक अधीरता लुप्त हो ली थी और उनका स्नेही स्वभाव लौट लिया था। मेरे प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, सबके प्रति। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी घातिनी।